गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए अपने मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। ध्यान रखिए, मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। इसको देखने के पहले उन दोनों पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। देखिए, मैंने बताया था कि फ़र्रुखसियर के मरने के बाद बहादुर शाह का एक बेटा था, रफ़ी शान। तो रफ़ी शान के 2 पुत्र थे, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। इन्हीं दोनों को सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। लेकिन आपको पता है, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला दोनों की मृत्यु हो गई। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि मैंने कल गलती से रफ़ी उद दर्जात को शाहजहां द्वितीय बोल दिया था। शाहजहां द्वितीय रफ़ी उद दौला है। तो रफ़ी उद दौला की मृत्यु हो गई। अब बचा बहादुर शाह का चौथा बेटा जहान शाह। तो जहान शाह का एक पुत्र था, नाम था रोशन अख्तर। तो रफ़ी उद दौला के मरने के बाद सैयद बंधुओं ने, जिन्हें इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही बहादुर शाह के बेटे जहान शाह के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ शासक बनाया। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसे हम मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं ना, वो एक्चुअल में है कौन। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ही का मूल नाम रोशन अख्तर है। ध्यान रखिए, क्या नाम है? रोशन अख्तर। कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम क्या था, तो उसका असली नाम रोशन अख्तर था। ये रफ़ी उद दौला के मरने के बाद मुग़ल शासक बना। हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय तक मुग़ल शासक बनने वाला कौन था आप बताएंगे। मैंने कहा 2 शासक हुए, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। तो आपको बताना है कि सबसे कम समय तक के लिए मुग़ल शासक कौन बना था। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट करूंगा। वैसे देखा जाए तो मैं ही बता देता हूं, रफ़ी उद दर्जात सबसे कम समय के लिए मुग़ल शासक बना था। और यहाँ ये मत भूलिएगा, रफ़ी उद दौला को ही शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं कि रफ़ी उद दौला मर गया, फिर मोहम्मद शाह का समय आया 1719 से 1748। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह का समय मुग़लों के लिए और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो मुग़लों की हालत धीमे धीमे ख़राब हो जाती है। अब जब मोहम्मद शाह मरा है, मोहम्मद शाह जब शासक बना है, अभी तो बाद में मरेगा, तो मोहम्मद शाह ने भी सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने का पूरा प्रयास किया। उसने सैयद बंधुओं के खिलाफ दरबार के अन्य गुटों का समर्थन करना शुरू कर दिया, जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट। आपको पता है मोहम्मद शाह हिंदुस्तानी गुट का था। तो मोहम्मद शाह की बात मैं कर, सैयद बंधु, चूँकि आपको पता है सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट का था, तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ जितने गुट थे, जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट, इन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह भी वही काम कर रहा है जो फ़र्रुखसियर ने किया था, क्योंकि सैयद बंधुओं का प्रभाव इतना बढ़ गया था, उसके मर्जी के बिना शासन करना आसान काम नहीं था। तो इसीलिए सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए मोहम्मद शाह ने दरबार के अन्य गुटों को मिलाना शुरू किया। अब परिणाम देखिए। अब परिणाम कि मोहम्मद शाह ने हैदर खान नाम का एक उसका सैनिक था, हैदर खां के माध्यम से हुसैन अली खां की हत्या कर दी है। हुसैन अली खां ही सैयद बंधु है। आपको पता होगा, सैयद बंधु 2 भाई थे, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। तो हुसैन अली खां की हत्या कर दी गई, और उसके बाद 1722 में अब्दुल्ला खां को भी जहर देकर उसकी हत्या करवा दी गई। तो यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजा बनाने वाले, जिन्हें हम सैयद बंधु बोलते हैं, उनकी हत्या किसके समय में हुई थी? तो उनकी हत्या मोहम्मद शाह के समय में हुई थी। 1720 में पहला भाई हुसैन अली खां मारा गया, 1722 में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। बाकी जो लिखा हुआ उसको आप पढ़ लेंगे अपनी जानकारी के लिए। जो मेन चीज़ है वो मैंने बता दिया। यानी जिन सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला को शासक बनाया, और मोहम्मद शाह, जिसे हम रोशन अख्तर कहते हैं, उसको शासक बनाया, अब उनकी हत्या ही मोहम्मद शाह ने करा दी। यानी अब इसका अंत हुआ सैयद बंधुओं का। और आप देखेंगे कि
सैयद बंधुओं का अंत होने के बाद दरबार के अन्य गुटों का प्रभाव बढ़ गया और कहा जाता है कि सैयद बंधुओं के पतन में यानी उनको समाप्त करने में तुरानी गुट जिसका मुखिया निजामुल मुल्क था उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको याद होगा जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को शासक बनाया था, तो जुल्फ़िकार खां के प्रभाव को कम करने के लिए सैयद बंधु आगे आए। उसी प्रकार सैयद बंधुओं को प्रभाव को कम करने के लिए चिनकिलिच खां नाम का एक आमिर था, वो भी वापस आया, वो आगे आया। और कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को इसलिए समर्थन दिया था ताकि सैयद बंधुओं को पराजित किया जा सके। क्योंकि देखिए चिनकिलिच खां, सैयद बंधु, जुल्फ़िकार खां, ये सब दरबार के आमिरों में से ये सब दरबार के आमिर थे, यानी बड़े बड़े पदों पर रहने वाले मंत्री थे। तो इनमें ही आपसी मतभेद था। तो इसी मतभेद की वजह से दरबार में षड्यंत्र शुरू हुआ। तो कभी कोई गुट, कभी कोई मुग़ल बादशाह किसी गुट का समर्थन कर रहा है, कभी कोई किसी गुट का समर्थन कर रहा है। तो अब यहाँ पर सैयद बंधुओं का प्रभाव ख़त्म हो गया क्योंकि अब उनका भी समय चला गया। अब यहाँ हावी हुआ तुरानी गुट जिसका मुख्य था निजामुल मुल्क। लेकिन आप देखेंगे निजामुल मुल्क को भी एक समय के बाद मोहम्मद शाह अपने रास्ते से हटाना चाहेगा क्योंकि दरबार में काफ़ी षड्यंत्र शुरू होता है। लेकिन बाद में मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे। देखिए है क्या कि मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को वजीर बनाया और अमीन खां जब मर गया तो निजामुल मुल्क को वजीर बनाया। किंतु निजामुल मुल्क के खिलाफ भी दरबार में षड्यंत्र होने लगा। तो उस षड्यंत्र से ऊब कर निजामुल मुल्क जो है दक्कन चला गया, यानी साउथ में चला गया। और निजामुल मुल्क का ही प्रभाव साउथ में ज़्यादा है। आप देखेंगे यही चिनकिलिच खां जिसको हम लोग निजामुल मुल्क कहते हैं, यही बाद में हैदराबाद की स्थापना करेगा। अब जब दक्कन चला गया निजामुल मुल्क तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, एक अन्य उसका वफादार था मुबारिज खां, तो मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया और निजामुल मुल्क को मारने का आदेश दिया। अब देखिए मैंने कैसे कहा था, इसी मोहम्मद शाह ने तुरानी गुट को महत्व दिया सैयद बंधुओं को पीछे करने के लिए। अब जब सैयद बंधु मर गए तो यही मोहम्मद शाह अब निजामुल मुल्क को भी रास्ते से हटाना चाह रहा है। इसीलिए उसने मुबारिज खां को दक्कन भेजा, और दक्कन में पता है दक्कन में पहले ही पहुंच चुका था निजामुल मुल्क। अब निजामुल मुल्क दक्कन क्यों गया था, क्योंकि वो दरबार के षड्यंत्र से ऊब चुका था। दक्कन वही है, दक्कन का पठार जो हैदराबाद तेलंगाना जिसमें आती है, साउथ में है। तो अब मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को हराने के लिए मुबारिज खां को भेजा। अब मुबारिज खां और निजामुल मुल्क के बीच युद्ध हुआ जिसे सूकर खेड़ा का युद्ध कहते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सूकर खेड़ा कहाँ है, ठीक है। तो सूकर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया। अब देखिए यहीं से हैदराबाद की कहानी सामने आती है। कहीं ना कहीं मुग़लों के प्रभाव से अब दक्कन स्वतंत्र होने वाला था, क्योंकि मुबारिज खां को जब मोहम्मद शाह ने भेजा था निजामुल मुल्क को हराने के लिए, तो इसी निजामुल मुल्क ने सूकर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को हरा दिया और इस प्रकार 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मतलब अब देखिए दक्कन पर निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिच खां का प्रभाव बढ़ गया। फिर बाद में मोहम्मद शाह ने भी जान लिया कि निजामुल मुल्क चिनकिलिच खां को हराना इतना आसान काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी एक तरह से, तो सैयद बंधुओं के बाद जो मजबूत आमिर बना वो निजामुल मुल्क ही था। इसका प्रभाव जैसे कभी सैयद बंधुओं का प्रभाव था वैसे ही निजामुल मुल्क का भी प्रभाव था। अब मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को बाद में आसफ जहाँ की उपाधि दी। तो कई बार ये पूछा गया कि आसफ जहाँ की उपाधि किसको दिया, तो मोहम्मद शाह ने दिया। यानी चिनकिलिच खां के दो नाम हो गए, एक निजामुल मुल्क और एक आसफ जहाँ। और इसी आसफ जहाँ ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसमें यही ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जहाँ की उपाधि दी। बाकी तो कहानियाँ जो आप देख लीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ें मैं सब आपको परीक्षा की दृष्टि से बता दे रहा हूँ जो परीक्षा में आने लायक है। अब देखिए, मोहम्मद शाह के समय में ही बहुत से स्वतंत्र साम्राज्य, यानी मोहम्मद शाह के समय में मुगलों के अधीन कई स्वतंत्र साम्राज्य बने। यानी मुगलों का प्रभाव धीमे धीमे इन जगहों से ख़त्म होता गया और इनका प्रभाव जो था वो इनके वजीर या नवाबों के हाथ में आ गया। तो ध्यान रखिए, मुगलों के मोहम्मद शाह के समय में ही बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, फर्रुखाबाद, कटेहर, कर्नाटक सब इंडिपेंडेंट हो गए। यानी मुगलों के अधीन कई स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। जैसे देखिए, बंगाल का संस्थापक हुआ मुर्शिद कुली खां, यानी बंगाल पे मुर्शिद कुली खां का अधिकार हो चुका था। अवध पे सादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क के कंट्रोल में आ गया, भरतपुर बदन सिंह के कंट्रोल में आ गया, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश के कंट्रोल में आ गया, कटेहर रोहेला सरदार के कंट्रोल में आ गया, कर्नाटक सदातुल्ला खां के कंट्रोल में आ गया। तो आप ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद के संस्थापकों का नाम बहुत पूछा जाता है कि मुगलों के समय में जो मुगलों के समय में स्वतंत्र राज्य बंगाल बना, अवध बना, हैदराबाद बना, उसके संस्थापक कौन थे, कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, मोहम्मद शाह को आप जानते हैं जिसका मूल नाम रोशन अख्तर था। ये संगीत उंगीत का बड़ा शौकीन था जहांदार शाह के समय से। तो मोहम्मद शाह के समय में उर्दू और संगीत का बहुत विकास हुआ और एक तरह से उर्दू को उसने ऑफिशियल प्रोटेक्शन दिया, यानी उर्दू को उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया मोहम्मद शाह ने। अब चूंकि मोहम्मद शाह बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता था, तो लग्जरियस लाइफ जीने की वजह से मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया था। तो ध्यान रखिए, रंगीला कहा गया था। और आधुनिक शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया। देखिए, उस समय चूंकि मोहम्मद शाह के समय में उर्दू का बड़ा प्रभाव बढ़ गया, तो जो आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी थे उनको मोहम्मद शाह ने जो है सम्मानित किया था। बाकी एक सूफी कवि भी थे उसके दरबार में, नाम था शाह सदतुल्ला गुलशन। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत जब टफ पेपर करना होगा तब ये सब फैक्ट पूछे जाएंगे, वरना संभावना कम होती है। मेन चीज़ तो मैंने बता दी। हाँ, इसको मत भूलिएगा कि मुगलों के समय में किसने किस राज्य की स्थापना की, क्योंकि अब ये वो स्वतंत्र राज्य हैं जहाँ पर मुगलों का कम, इनके संस्थापकों का अधिक प्रभाव बढ़ जाता है। चलिए, अब देखिए, अब मोहम्मद शाह के समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है नादिर शाह का आक्रमण। अब समझेंगे नादिर शाह कौन था। नादिर शाह फारस का था। 1738 तक वो गजनी में प्रवेश करके काबुल पर आ गया था और गजनी काबुल होते हुए वो लाहौर तक पहुंच गया। अब देखिए, मोहम्मद शाह के समय में जो नादिर शाह कैसे भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसने गजनी में को जीता नादिर शाह ने, फिर काबुल को जीता और लाहौर तक पहुंच गया। यानी अब भारत की तरफ इस ईरानी आक्रमणकारी का आगमन होने वाला है। आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि नादिर शाह का ही आना भारत मुगलों के लिए और भी बड़ी मुसीबत है। अब सर कि नादिर शाह ने अचानक अटैक कर दिया भारत पे या किसी वजह से, उसकी पीछे कहानी है। देखिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के दुश्मनों यानी विरोधियों को शरण दिया था। देखिए, नादिर शाह ने क्या किया। नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। नादिर शाह ने जो है, नादिर शाह के दुश्मनों को मोहम्मद शाह ने शरण दी थी। अब देखिए, यहीं से मोहम्मद शाह के लिए मुसीबत खड़ी होती है। मोहम्मद शाह ने जो है नादिर शाह के शत्रुओं को शरण दिया था। अब ये आसान काम नहीं था। यही मोहम्मद शाह के कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो मोहम्मद शाह ने वही काम किया। उसके बाद देखिए, एक और गलत, कहते हैं जब समय बुरा होता है तो निर्णय गलत पे गलत होते चले जाते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत की पाकिस्तान में हत्या कर दी। यानी देखिए किस तरह से मुगल अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पहली बात तो नादिर शाह जैसे, चूँकि नादिर शाह को हम ईरान का नेपोलियन बोलते हैं, जैसे कभी तैमूर लंग थे वैसे नादिर शाह भी है। तो नादिर शाह को हराना आसान काम नहीं था। इन्होंने नादिर शाह से दुश्मनी मोल ले ली। कैसे मोल ले ली? उसके विरोधियों को शरण दिया और नादिर शाह के दूत की हत्या कर दी। अब जाहिर सी बात है, नादिर शाह का दिमाग तो खराब होगा ही।
इसीलिए नादिर शाह ने गुस्से में आकर के 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया और करनाल के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह हरा दिया। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच 1739 में जो युद्ध हुआ था उसे करनाल के युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद शाह बुरी तरह पराजित हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि ये युद्ध हुआ क्यों था। अगर शायद मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के शत्रुओं को शरण ना दिया होता या फिर उसके दूत की हत्या ना की होती तो शायद नादिर शाह का आक्रमण भारत की तरफ नहीं होता। अब मैं ये एक अनुमान कह सकता हूँ, बाकी आक्रमणकारी थे, हो सकता अटैक कर भी देते। फिलहाल जो होना था वो हो गया। अब इसमें ले दे के निष्कर्ष यह है कि इसमें मोहम्मद शाह हार गया। अब निजामुल मुल्क ने क्या किया, 50 लाख रुपए नादिर शाह को वापस जाने के लिए दिया। कहानी ये भी बताई जाती है कि निजामुल मुल्क ने नादिर शाह को वापस जाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को ये सलाह दी कि दिल्ली को लूट लिया जाए। अगर दिल्ली को लूटेगा तो उसे 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यानी देखिए किस तरह से अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं। जहां निजामुल मुल्क उसे 20 लाख रुपए देकर वापस भेजना चाह रहा है कि चलो भाई अब तो जो हो गया, लेकिन अब आप वापस चले जाइए, लेकिन वहीं अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह को और भड़का दिया। कहा कि हुजूर आप अगर दिल्ली पर अटैक कर दें, क्योंकि अब तो आप करनाल तक आ ही चुके हैं, तो अगर आप दिल्ली पर अटैक कर दें तो आपको 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। बताते हैं कि इसीलिए नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया और भयंकर लूटमार कराई। मतलब दिल्ली में 57 दिनों तक देखिए लिखा है लूटमार चली। अब सवाल है सादत खान ने क्यों निजामुल मुल्क के खिलाफ ऐसा काम किया, क्योंकि सादत खान निजामुल मुल्क को मीरबख्श बनाए जाने पर बादशाह से नाराज था। आपको याद होगा कि शुरुआत में जो है निजामुल मुल्क को मोहम्मद शाह ने बड़ा महत्व दिया था, इसीलिए सादत खान बड़ा गुस्सा आया था। और सादत खान कौन है? ये सादत खान वही है, ध्यान रखिएगा, जिसने किसकी स्थापना की है, जिसने अवध की स्थापना की है। तो सादत खान अवध का संस्थापक था, जो कि कहीं ना कहीं निजामुल मुल्क से चिढ़ता था। तो निजामुल मुल्क से उसने अपना बदला लेने के लिए नादिर शाह को दिल्ली जाने के लिए मोटिवेट कर दिया। अब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, वहां भयंकर लूटमार किया और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, खुतबा भी पढ़वाया। ध्यान रखिए, नादिर शाह ने काम किया, यानी दिल्ली में अटैक किया, अपने नाम का सिक्का जारी किया, ये सब किया। और तख्ते ताउस, जो कि मुगलों की सबसे महत्वपूर्ण एक निर्माण था, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था, तो नादिर शाह ने उस मुगल सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, लूट लिया। और लगभग उसने 70 करोड़ भारत से लूटा है नादिर शाह ने। अब आप देख रहे हैं कि नादिर शाह ने किस तरह भारत को, दिल्ली को लूटा। तख्ते ताउस ले गया, सब कोहिनूर हीरा भी ले गया। हालांकि तख्ते ताउस को उसने तोड़ फोड़ करके उसमें जो, देखिए तख्ते ताउस की कीमत कोहिनूर हीरे की वजह से थी। आज उसको लूट लिया तो उसका प्रभाव भी खत्म हो गया। तख्ते ताउस वो है जिस पर मुगलों ने, जिसको शाहजहां ने बनवाने में बहुत पैसा खर्च किया था। एक ऐसा सिंहासन और एक ये ऐसा सिंहासन था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो उसको नादिर शाह लूट ले गया। फिर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसरुल्लाह मिर्जा से किया। अब देखिए, जब मोहम्मद शाह हार गए थे तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी नादिर शाह के पुत्र से कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना, करनी का फल सबके सामने आता है, कर्मा सबके सामने आता है। यही सादत खान, जिसने नादिर शाह को यह कहकर मोटिवेट किया था कि दिल्ली में अटैक करने से 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए नहीं मिले। तो जब उसने सादत खान से 20 करोड़ रुपए की मांग की तो सादत खान ने आत्महत्या कर ली। देखिए, इन घटनाएं अपने आप होती हैं, लेकिन अगर उसमें कोई इंसान बीच में खुद कुछ गलत कार्य करके उन घटनाओं को मोड़ देता है तो परिणाम उसके सामने आता है। नादिर शाह ने अटैक किया, ये घटनाक्रम है, लेकिन सादत खान ने उसमें और बड़ी भूमिका निभा दी। तो सादत खान को अपने करने का फल मिला, क्योंकि नादिर शाह को जब वो 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो इसी डर से सादत खान ने आत्महत्या कर ली कि नादिर शाह उसे छोड़ेगा नहीं। अब नादिर शाह के बाद फिर देखिए अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था उसे अहमद शाह अब्दाली कहते हैं।
तो मोहम्मद शाह के काल में ही नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली था उसने भी अटैक किया। देखिए अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक किया था। यानी देखिए कितना बड़ा अटैक हो रहा है, पहले नादिर शाह फिर अहमद शाह अब्दाली, यानी लगातार मुगल साम्राज्य जो है आक्रमणों की श्रृंखला देख रहा है और यही आक्रमण मुगल साम्राज्य को धीमे धीमे कमजोर करेंगे। देखिए अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किए, ध्यान रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए हैं, जिसमें सबसे अधिक आक्रमण उसने शाह आलम द्वितीय के समय में किया। ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ये इतिहास की वो बातें हैं जो शायद अब आने वाले समय में पूछी जाएंगी हर एग्जाम में, क्योंकि ये सब बातें अब इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 7 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे अधिक बार उसने अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 7 बार आक्रमण किया और सबसे अधिक आक्रमण उसने, ध्यान रखिएगा, किसके समय में किया था? 3 आक्रमण किया शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय अभी आगे आएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहते हैं और उसने भारत पे कितनी बार? 7 बार अटैक किया और सबसे अधिक अटैक कब किया? शाह आलम द्वितीय के समय में। अब देखिए प्रथम आक्रमण दूसरा आक्रमण दिया है, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। ये आप जो अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं, मगर इतना सब याद रखना संभव नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखिए। अब 5वां आक्रमण तो पानीपत के युद्ध था, 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का जो 5वां आक्रमण था वो 1761 में पानीपत के युद्ध के समय हुआ था। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ जिसमें मराठा हार गए थे। तो अब हम इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे कि पानीपत के युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा था भारत पर। तो जब हम पढ़ाएंगे मराठा तो मैं इसकी चर्चा करूँगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद मराठाओं का पतन शुरू होता है धीमे धीमे। तो ये सब आक्रमण है अहमद शाह अब्दाली के। ये सब मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि कहाँ कहाँ देखिए उसने मानिकपुर को अटैक किया, फिर पंजाब पे किया, उसके बाद मराठों को हराया अहमद शाह अब्दाली ने, फिर सिखों को हराया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर भी बुरी तरह से अटैक किया, लेकिन उस समय मुगलों का शासन था। अब अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के दौरान ही सत्ता परिवर्तन हुआ। मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह, ये देखिए 2 हैं, एक अहमद शाह अब्दाली है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी है, लेकिन ये अहमद शाह मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी है, जिसका समय 1748 से 1754 है। तो देखिए मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह शासक बना। देखिए अहमद शाह ने क्या किया था कि सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, लेकिन सफदरजंग से चिढ़ता था इमादुल मुल्क। देखिए इमादुल मुल्क कौन था? इमादुल मुल्क याद रखिए, ये निजामुल मुल्क का बेटा था, जिसका असली नाम गजाउद्दीन था। तो यहाँ 2 लोग हैं जो वजीर पद के लिए लड़ेंगे। मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, एक है सफदरजंग और एक है इमादुल मुल्क। ये दोनों वजीर पद के लिए लड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि देखा जाए तो अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर बनाया, लेकिन इस इमादुल मुल्क ने उसे वजीर के पद से हटाकर खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। और इमादुल मुल्क निजामुल मुल्क का ही बेटा था। इसका असली नाम गजाउद्दीन था। ये आगे आएगा क्योंकि अब ये दरबार में करेगा षड्यंत्र। देखिए अब अहमद शाह की कमी जान लीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं है, ये अहमद शाह है। वो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का बेटा है, उत्तराधिकारी है। लेकिन ये वाला जो मैं अहमद शाह बोल रहा हूँ, जिसे मैं केवल अहमद शाह कह रहा हूँ, ये मोहम्मद शाह का पुत्र है। क्योंकि अक्सर लोग अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप मत होइएगा। कब कहते कि अहमद शाह अब्दाली भी बहुत योग्य नहीं था। अब आप उसकी हालत देखिए क्या लिखा है कि उसका हरम 4 वर्ग मील में फैला हुआ था और महीनों तक वो हरम में रहता था, बाहर निकलता ही नहीं था। मतलब अब सोचिए अगर ऐसा शासक हो कि वो अपना सारा समय हरम में बिता रहा है, तो ऐसे में साम्राज्य की हालत क्या होगी। यानी कि मोहम्मद शाह से ही मुगलों का बड़ा बुरा दिन शुरू हो गया। आप देखिए कैसा क्या लिखा हुआ है कि इसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग प्रभावी हो गया। यानी जहां वजीर मंत्री सैनिक पीछे हो गए,
हावी हो गए कौन? हिजड़े और महिलाएं। और यहां तक हालत हो गई कि वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह को अपने बर्तन भी बेचने पड़े थे। मतलब सेना का वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह को बर्तन तक बेचना पड़ा। मतलब मुगलों की ये हालत हो गई। यानी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से मुगलों की हालत और भी खराब हो गई। अब आप देखिए किस तरह मुगलों का पतन धीमे धीमे शुरू हो रहा है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसी उत्तरवर्ती मुगल काल कहा, क्योंकि अब जो बाबर और औरंगजेब वाला गौरवमयी समय था वो जा चुका है। अब इसके बाद आलमगीर द्वितीय शासक बनेगा, यानी कि अहमद शाह के बारे में उतना ही काफ़ी है। अब अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय शासक बना, जिसका समय 1754 से 1759 है। अब देखिए यही इमादुल मुल्क अब आगे वही काम करेगा जो कभी निजामुल मुल्क, जुल्फ़िकार खां या सैयद बंधु ने किया था। निजामुल मुल्क ने मराठाओं के सहयोग से अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया और जहांदार शाह के बेटे अजीजुद्दीन को शासक बनाया, और यही अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल शासक बना। अब आप देखिए जैसे सैयद बंधु ने फर्रुखशियर को बनाया, जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को बनाया, वैसे ही अहमद शाह के जो वजीर थे, जिसने खुद जो कि सरहिंद से वजीर बना था, उसने ही अहमद शाह को मराठाओं के सहयोग से हटा दिया और जहांदार शाह का एक अन्य बेटा था अजीजुद्दीन, उसको शासक बना दिया, और यही अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड के नाम से जाना जाता है। वैसे आप ध्यान रखिए आलमगीर फर्स्ट कौन था? वो औरंगजेब था दिया है। तो जिसे हम आलमगीर सेकंड कहते हैं उसका असली नाम था अजीजुद्दीन। अब इसी के समय में आप देखिए अहमद शाह अब्दाली ने 4 आक्रमण किए थे, जिसमें मतलब अब्दाली ने 1756 से 1757 तक 4 आक्रमण किया था। ये उसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध, सरहिंद छीन लिया। मतलब सोचिए अहमद शाह अब्दाली ने ही पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा सरहिंद पर कब्जा कर लिया था आलमगीर द्वितीय के समय में ही। अब देखिए आलमगीर द्वितीय के समय में मुगलों की हालत यहाँ तक खराब हो गई कि क्या लिखा हुआ है कि 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली। मतलब खाना तक नहीं मिला खाने के लिए राजकुमारियों को। राजकुमारियों को भोजन के लिए पर्दा छोड़ महलों से निकलकर बाहर आना पड़ा है, यानी खाना मांगने के लिए। आप सोचिए क्या समय था, क्या आ गया। ये इतिहास हमें यही दिखाता है कि समय पलटता है तो स्थितियां कहां से कहां पहुंच सकती हैं। जो कभी बड़े बड़े बादशाह तख्ते ताउस पर बैठे थे, करोड़ों की बिल्डिंगें बनती थीं, आज वही मुगल साम्राज्य की महारानियां खाने के लिए बाहर मांगने आ गईं। तो समय से सबको डरना चाहिए, क्योंकि समय कब पलटेगा कोई नहीं जानता। अब आप देख रहे हैं कि ये वो एक जहाँ कभी राजकुमारियों के नाम से बड़े बड़े ताजमहल बना दिए गए, बीबी का मकबरा बना दिया गया, आज वही उसी मुगल दरबार की रानियां बाहर खाना मांगने के लिए मजबूर हैं। तो ये है समय। तो इसीलिए अब मुगलों का समझिए प्रभाव खत्म हो रहा है। यानी यहाँ तक ये सब जानने की बात है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है। इन सब चीज़ों से आपकी पकड़ और बढ़ जाएगी कि मुगल साम्राज्य की हालत क्या हो गई थी। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि अब यहाँ खाली नाम के मुगल हैं, ताकि वो तो मैं ये चूँकि आधुनिक भारत में ये सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उत्तरवर्ती मुगल काल से। अब धीमे धीमे अंग्रेज हावी हो जाएंगे। आप इस चैप्टर को जब पढ़ लेते तो आप समझ जाते हैं कि आखिर अंग्रेज इतने जल्दी हावी कैसे हो गए भारत पर, क्योंकि जो भारत को संभालने वाले मुगल थे उनकी हालत ऐसी हो गई थी जो आपको दिख रहा है। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि, यानी अब जैसे उस समय तक डुप्ले भारत में आ चुका था, अब हम आगे आगे हम यूरोपियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि आलमगीर द्वितीय ने जो है डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दिया था, और इसके बाद इसी आलमगीर द्वितीय की इसके वजीर इमादुल मुल्क यानी गजीउद्दीन ने हत्या कर दी। यानी इसके ही वजीर इमादुल मुल्क, और इमादुल मुल्क कौन है जो अभी बताया था, ये वही इमादुल मुल्क है जो आपके अहमद शाह के समय में ही वजीर बना था, किसको हटा करके, सफदरजंग को। और यही इमादुल मुल्क
जिसका वास्तविक नाम गजीउद्दीन था, ये निजामुल मुल्क का बेटा था। और निजामुल मुल्क कौन था? निजामुल मुल्क वही है जिसने हैदराबाद की स्थापना की, जिसे आसफ जहां या चिनकिलिच खां के नाम से भी जानते हैं। तो इसी निजामुल मुल्क के पुत्र इमादुल मुल्क, जो कि वजीर था, अहमद शाह का भी और आलमगीर द्वितीय का भी, इसने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। अब बहुत आगे कम बचा हुआ है। अब आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आलमगीर द्वितीय तक हो चुका है, अब आगे बचे हैं शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह जफर। यानी जल्दी ही ये पार्ट कल या परसों में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार क्रम बता दूं कि सबसे पहले कौन था उत्तरवर्ती मुगल काल में? बहादुर शाह। देखिए, बहादुर शाह कब से कब तक है? बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक है, आप नोट कर लेंगे। फिर बहादुर शाह के बाद कौन आएगा? जहांदार शाह। जहांदार शाह का समय कब से कब तक है? 1712 से 1713 तक जहांदार शाह है। ठीक है। अब जहांदार शाह के बाद कौन आएगा? जहांदार शाह के बाद आएंगे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर कब से कब तक हैं? फर्रुखशियर हैं 1713 से 1719, यानी 1713 से 1719 फर्रुखशियर हैं। फिर आप देखेंगे 1719 से, ध्यान देंगे, 1719 से 1748। थोड़ा मैं इस पर लिख रहा हूँ, आप बस देखिए, मेरे लेक्चर को आप पेशेंस के साथ सुनेंगे तो आपका समझिए बहुत चीज़ तैयार हो जाएगा। 1719 से 1748 मोहम्मद शाह हैं। फिर 1748 से, यानी 1748 से लेकर के 1754 तक अहमद शाह, यानी 1748 से 1754 तक अहमद शाह हैं। नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कीजिएगा। फिर 1754 से लेकर 1754 से लेकर, भूलिएगा नहीं, 1754 से 1759 तक आलमगीर सेकंड है। आलमगीर सेकंड है, यानी हम 1759 तक आ चुके हैं। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।